दोस्तों नमस्कार। SKITI टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं सोल्डरिंग एवं दिष्ट धारा के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, जोड़ पर सोल्डरिंग क्यों किया जाता है? चालकता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए, खींचा बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चालकता बढ़ाने के लिए हम जोड़ पर सोल्डरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले किया जाता है टाइकिंग, फ्लोटिंग, टिनिंग, फ्लक्स लगाया जाता है। तो दोस्तों सोल्डरिंग करने से पहले हम टिनिंग करते हैं। टिनिंग का मतलब यह है कि जो बिट होता है उस पे हम एक बिट पे एक परत चढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं टिनिंग। फिर उसके बाद हम बोलते हैं टाइकिंग। टाइकिंग दूसरे नंबर पे आता है। उसको हम क्या करते हैं कि किसी पदार्थ को अगर जोड़ना है, सोल्डरिंग करने से पहले हम जोड़ के सेंटर पे टेकिंग करते हैं, फिर उसके बाद किनारों पे, जिससे कि जो हमारा जोड़ हो वो सही से अलाइनमेंट हो जाए। इसके लिए हम टैकिंग करते हैं। फ्लोटिंग क्या होता है दोस्तों कि बाहर और अंदर सिरे में हम जो सोल्डर पदार्थ है उसको रख देते हैं, फिर आयरन से पिघला के हम उस जोड़ को क्या करते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग के लिए एल्का पी सोल्डर का प्रयोग होता है। एल्का पी सोल्डर की द्रव्य संरचना क्या है? लेड 51%, टिन 31%, जिंक 9%, कैडमियम 9%। लेड 30%, टिन 50%, जिंक 20%। लेड 50%, टिन 30%, जिंक 10%, कैडमियम 10%। लेड 63%, टिन 35%, जिंक 2%। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लेड 51%, टिन 31%, जिंक 9%, कैडमियम 9%। क्वेश्चन नंबर 4, कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलवाने के लिए होता है कहलाता है सोल्डर, सोल्डर बिट, सोल्डरिंग फ्लक्स, बॉन्डिंग एजेंट। तो दोस्तों ऑक्साइड को घुलवाने के लिए हम सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, टिन मैन सोल्डर, फाइन सोल्डर, प्लम्बर सोल्डर। तो दोस्तों सॉफ्ट सोल्डर के लिए हम इलेक्ट्रीशियन सोल्डर प्रयुक्त करते हैं, और जो हमारा फाइन सोल्डर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उनके लिए हम फाइन सोल्डर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? सोल्डर किए जाने वाली सतह को यह साफ करता है, ये भी सही है। सोल्डर के गलनांक को यह कम करता है, ये भी सही है। सोल्डर के प्रवाह को जोड़ में यह आसान करता है,
उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है तांबे से, पीतल से, आयरन से, स्टेनलेस स्टील से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तांबे से। क्वेश्चन नंबर 8, सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु में टिन व लेड होता है। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए प्रयुक्त टिन व लेड सोल्डर की क्या संरचना है? टिन 60 व लेड 40, टिन 50 व लेड 50%, टिन 35% व लेड 65%, टिन 90%, लेड 10%। तो इसका दोस्तों इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए टिन 50%, लेड भी 50%। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सूक्ष्म कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का किस विधि का प्रयोग होता है? तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आयरन, टार्च से सोल्डर करना, सोल्डरिंग बंदूक से सोल्डर करना, डिप सोल्डरिंग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ताप नियंत्रित सोल्डरिंग आयरन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम केबल को जोड़ने के लिए फेरुल जोड़ के साथ उपयोग होता है? लेड फेरुल, एल्युमिनियम फेरुल, टिन फेरुल, कॉपर फेरुल। तो दोस्तों एल्युमिनियम केबल जोड़ने के लिए हम टिन फेरुल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टील प्लेट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त सोल्डरिंग आयरन का प्रकार है? लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, कोई भी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैवी ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग होता है पावर वायरिंग में, भूमिगत लाइनों में, कंड्यूट वायरों में, OH लाइनों में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा OH लाइनों में। दोस्तों ब्रिटानिया जोड़ वो होता है कि एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, यहाँ एक खोखला जो रॉड होता है उसी में इन दोनों को रख के प्रेस किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रिटानिया जोड़। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सोल्डर के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयुक्त है? डिप सोल्डर करना, ज्वाला से सोल्डर करना, सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, मशीन से सोल्डर करना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डिप सोल्डर करना। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको जोड़ने के लिए पिघले हुए पदार्थ में उसको हम हल्का डिप करते हैं, फिर उसके बाद हटा लिया जाता है। किस प्रकार के रजिस्टर को थर्मिस्टर कहा जाता है? NTC रजिस्टर, VDR, LDR, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा थर्मिस्टर होता है वो होता है NTC, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जो VDR होता है वो होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और जो हमारा LDR होता है वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
फेरों की संख्या बढ़ाकर, पतले तार का प्रयोग करके, फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके क्रोड सामग्री को बदलकर। तो दोस्तों किसी क्रोड का कुंडलन प्रतिरोध बढ़ाना है तो फेरों की संख्या बढ़ा देंगे या पतले तार का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 16, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बदलता नहीं, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध वोल्टेज के साथ वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि I एम्पियर में धारा है, R ओम में प्रतिरोध है तथा t सेकंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है। H = I² RT अपॉन 4.18 कैलोरी। H = I² RT अपॉन 2.18 कैलोरी। H = I² RT इंटू 4.18 कैलोरी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा I² RT अपॉन 4.18 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 18, 3 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को 30 वोल्टेज परिपथ के समांतर में जोड़ा गया। 3 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो दोस्तों 3, 10, 15 ये हमारा समांतर में है, वोल्टेज हमारा 30 वोल्ट है। तो दोस्तों 1/3, 1/10, 1/15। तो दोस्तों इसका एलसीएम आएगा 30, ऊपर आएगा हमारा 10, फिर 2, फिर आएगा 3। तो 10, 5, 15, 15/30। तो जो हमारा R की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 ओम, और जो वोल्टेज है हमारा वो है हमारा 30 वोल्ट। तो अगर हम करंट की वैल्यू निकाल लें तो जो हमारा करंट होगी वो होगी हमारा 15 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू हम निकालेंगे, RV/R1। तो दोस्तों V की वैल्यू है हमारी 30 और R1 की वैल्यू है 3। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्थिर धारा का स्रोत 1 किलो ओम के लोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी है। तो दोस्तों 1000 ओम पर 0.4 एम्पियर की धारा, तो 1 ओम पर जो धारा होगी वो होगी हमारा 0.4 अपॉन 1000। 1 ओम के लिए इतना है तो 100 ओम के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, बचा कितना हमारा 0.4 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा हमारा 0.04 एम्पियर। अब इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे 10 के घाते -30 एम्पियर, -3 एम्पियर, या हम लिख सकते हैं 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20, 6 ओम के 3 प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं जिनमें एक त्रिभुज बन गया, किन्हीं 2 कोनों के बीच प्रतिरोध क्या है। तो दोस्तों ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये दोनों हमारा सीरीज में, तो 12, और ये पैरेलल में, 12 और 6 हमारा पैरेलल में होंगे। तो दोस्तों जो हमारा R इक्विवेलेंट निकलेगा 12 गुणे 6 बटे 12 प्लस 6, 12 छंग 72 और 12 6 18, तो 18 चौक 72, तो इसका आएगा हमारा 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे परिपथ में AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। दोस्तों ये समांतर में है 1 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1/2, इसका भी 1/2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओम, तो इसका आंसर होगा 1 ओम। AB के बीच प्रतिरोध होगा, दोस्तों ये 10 हमारा ऐसे है, ये 10 भी हमारा ऐसे है, ये 10 ऐसे, तो ये तीनों हमारा पैरेलल में है। तो 1/10, 1/10, 1/10, तो ये हो जाएगा 3/10। तो जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो 10/3 आ जाएगा, तो 10/3 बराबर 3.33 ओम, तो इसका आंसर होगा 3.33 ओम। क्वेश्चन नंबर 23, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 सबसे ज़्यादा है, R2 R1 से कम है, R3 R2 से कम है। शक्ति वह बताइए। सभी प्रतिरोधों में समान होगा, R1 में अधिकतम होगा, R2 में अधिकतम होगा, R3 में अधिकतम होगा। तो दोस्तों 3 प्रतिरोध 1 2 3, R1 R2 R3, तो R1 का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है, R1 का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो शक्ति वह होगी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम होगा R3 की। अगर यही प्रतिरोध की वैल्यू समान होती तो सभी प्रतिरोधों में समान शक्ति वह होता, तो इसका आंसर होगा R1 में अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर है, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है 1.5 माइक्रो ओम सेमी। तो दोस्तों L की वैल्यू 90, क्षेत्रफल A हमारा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घाते -4 मीटर,
और जो रो की वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻², मीटर। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁻8। तो दोस्तों वैल्यू सबकी मिल गई। तो r की वैल्यू हम निकालेंगे। r इक्वल टू रो की वैल्यू है 1.5 गुणे 10⁻⁻8। ए की वैल्यू है 1 गुणे 10⁻⁻4। एल की वैल्यू है 90। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01335। 25 क्वेश्चन नंबर 25। किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई जुड़े हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पीयर है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। तीन प्रतिरोध है हमारे, 1 1 1। तो जो हमारा R की वैल्यू होगी, तीन प्रतिरोध 1 2 3 1 1 1। तो जब हमारा R आएगा वो आएगा 3R। R की वैल्यू ये आ गई। तो R इक्वल टू होता है V/I। V हमारा 18 है, I की वैल्यू 1 एम्पीयर है, R की वैल्यू हमारा 3R है। तो दोस्तों ये 3 नीचे जाएगा, 3 से ये 18 कट जाएगा, आएगा 6 ओम। 6 ओम आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। 1.5 वोल्ट स्रोत में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा? V की वैल्यू है 1/2 1.5। R की वैल्यू है हमारा 1000 ओम। तो V इक्वल टू IR। I इक्वल टू होगा V/R। V की वैल्यू है 1.5। R की वैल्यू है 1000। तो दोस्तों ये आएगा हमारा 0.0015। करंट की वैल्यू होगी 0.0015। क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए परिपथ में धारा I का मान। तो दोस्तों ये 30 ओम, ये 30 ओम सीरीज में, मतलब 60 ओम। 60 ओम के पैरेलल में है 30 ओम। तो दोस्तों जब R की वैल्यू निकालेंगे, 60 गुणे 30 प्लस 60 30 90। ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 20 ओम।
आर की वैल्यू आई हमारा 20 ओम। आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर। V हमारा 10 2 है, R हमारा 20 है, तो 1/10 1/10 एम्पियर जो धारा की वैल्यू आएगी वो होगी 1/10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18 दिष्ट धारा के मामले हैं। धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है। धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4। धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। डीसी के लिए जो हमारा होता है ग्राफ ये होता है, एसी के लिए हमारा जो ग्राफ होता है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 29 धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। TRS तार, BIR तार, लचीला तार, शीशे से लिपटी तार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शीशे से लिपटी तार, जिसको बोलते हैं लेड शीथेड केबल। क्वेश्चन नंबर 30 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों P इक्वल टू होता है V² अपॉन R। V की वैल्यू है 250 इंटू 250। P की वैल्यू है हमारा 100। ये जीरो कट जाएगा, 25 गुणे 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 625। क्वेश्चन नंबर 31 R प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों 3 4 5 6 तो 4 संयोजन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एक ये पैरेलल में, एक सीरीज में, एक ये टाइप हो गया। फिर दोस्तों एक दो तीन, एक सीरीज में, तीनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, ये 2 टाइप हो गया। फिर 2 सीरीज में, एक पैरेलल में। फिर दोस्तों 2 सीरीज में है, एक के पैरेलल कर देंगे तो ये 4 टाइप हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 4 समरूप प्रतिरोध को पहले समांतर में और फिर दोस्तों यहाँ फिर होगा श्रेणी में जोड़ा जाता है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितने गुना है। तो दोस्तों अगर हम पैरेलल की बात करें तो 1/RP पैरेलल के लिए ये हो जाएगा 4/R 1/R 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 4/R। और अगर तो यहाँ जो RP की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R/4 और R सीरीज के लिए हो जाएगी दोस्तों हमारा 4R। तो RP/RS करेंगे
तो R/4 इंटू इसके हो जाएगा 4R, ये 4 ये R कट जाएगा 1/16, तो इसका आंसर आएगा 1/16। क्वेश्चन नंबर 33, किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर, लम्प्ड पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट, नॉन लीनियर। तो दोस्तों जो किरचॉफ का नियम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता है, बाकी तीनों में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 34, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। केवल लंबाई, केवल अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल, आयतन। तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 35, टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है? सतहों में ऑक्साइड को निकालना, जोड़ की शक्ति बढ़ाना, तापक्रम बढ़ाना, तापक्रम कम करना। तो दोस्तों टाँका लगाने की प्रक्रिया में जो सोल्डरिंग फ्लक्स है वो सतहों में ऑक्साइड को निकालता है। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रेजिंग करते समय निम्न से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? शीशा, पीतल, टिन, तांबा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पीतल। क्वेश्चन नंबर 37, विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है। धारा वोल्टेज के 90 डिग्री पश्च होती है, धारा वोल्टेज के 90 डिग्री अग्र होती है, धारा वोल्टेज के 90 डिग्री अग्र या पश्च हो सकती है। तो दोस्तों प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो हमारा R और I सेम फेज में होते हैं। अगर यही कैपेसिटर की बात होती तो कैपेसिटर में हमारा I 90 डिग्री आगे रहता है वोल्टेज से, और इंडक्टेंस के लिए I 90 डिग्री पीछे रहता है वोल्टेज से। क्वेश्चन नंबर 38, कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए, ज़मीन के भीतर से मिट्टी में दबा कर ले जाना चाहिए, कंपनों का उसे अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से ढक देना चाहिए, पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। तो दोस्तों जब कोई केबल को सड़क क्रॉस करती है तो इसे पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? सिल्वर, तांबा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो दोस्तों ये तीनों तो हमारे कंडक्टर है। कंडक्टर का जो ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है, सेमी कंडक्टर का जो है ऋणात्मक होता है, और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है वो हमारा सेमी कंडक्टर मटेरियल है जिसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 40,
सोल्डर करने से पहले मुख्यतः किया जाता है टाइकिंग, फ्लोटिंग, टिनिंग, फ्लक्स प्रयुक्त। तो दोस्तों सोल्डर करने से पहले हम टिनिंग करते हैं, फिर उसके बाद फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, फिर टाइकिंग करते हैं, फिर उसके बाद बाहरी और आंतरिक सतह पर हम फ्लक्स को रख के उसको गर्म करके फ्लोटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ओम का नियम प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर युक्ति के लिए, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए, इंटीग्रेटेड परिपथ के लिए। तो ओम का नियम रेक्टिफायर युक्ति के लिए किया जाता है। चित्र को ध्यान से देखें तथा सही समीकरण पहचानिए। तो दोस्तों आने वाली करंट, जाने वाली I1, I2, I4 ये हमारा जो है दोस्तों आने वाली करंट है, तो इसको हम धनात्मक लेंगे। और जो I3 और I5 है वो जाने वाली करंट है, इसको हम ऋणात्मक लेंगे। I1, I2, I4 आने वाली है धनात्मक, I3 और I4 हमारा जाने वाली है ऋणात्मक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 43, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई एवं कटाव क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 44, सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध होते हैं कार्बन, वायर बाउंड, कार्बन एवं वायर बाउंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वायर बाउंड। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित परिपथ में धारा I का मान। तो दोस्तों 2, 2, 4, 1/4, 1/2, तो 4 × 2, 4 + 2, 4 दूनी 8, 4 2 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4/3 मतलब R की वैल्यू आ गई हमारा 4/3। तो I V हमारा 2 है, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। विद्युत धारा I3 किसके बराबर है? तो दोस्तों आने वाली धनात्मक, जाने वाली ऋणात्मक। 4 आ रही है, 10 आ रही है, 5 आ रही है। 10, 5, 15, 4, 19, 19 आ रही है। 8, 2, 10, 10 जा रही है, तो घटा देंगे तो दोस्तों आएगा 9 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 47, 1-2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है तो निम्नलिखित परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध होगा।
तो दोस्तों इस 2 ओम में धारा नहीं है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये 2 ओम यहाँ से हटा दें तो ये 10 हमारा 20 हो जाएगा, और ये 10 हमारा 20, 20 गुणे 20 दोनों पैरेलल में, 20 गुणे 20, 20 प्लस 20 40, 400/40, तो 10 ओम। तो इसकी आर की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 10 ओम। आर की वैल्यू आई हमारी 10 ओम। दोस्तों नीचे दिए गए परिपथ में चालकता का मान 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, तो ये तीनों हमारे क्या है, पैरेलल में। एक बटे 10, 1/20, 1/40। तो हम अगर 40 एलसीएम ले ले तो 4, 2, 1, मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी 40/7। आर की वैल्यू 40/7। आर की वैल्यू 40/7, तो जो हमारी चालकता होती है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जी की वैल्यू हो जाएगी 7/40। तो 7/40 जो बराबर होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.175 मोह। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 0.15 मोह। क्वेश्चन नंबर 49, ए बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध है। तो दोस्तों इस आर में कोई करंट नहीं है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये आर हमारा सीरीज में, 1 1 2 आर, और ये 2 आर पैरेलल में, तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1 आर, 1 आर, और ये आर, तो यहाँ आर, और ये आर पैरेलल में है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R/2। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा R/2। क्वेश्चन नंबर 50, 200 वाट 200 वोल्ट बल्बों को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर होगी। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं। P1 हमारा 100 वाट, P2 हमारा 100 वाट, V की वैल्यू 200 वोल्ट। चलिए तो R1 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा V²/P। V हमारा है 200 वोल्ट गुणे 200 वोल्ट बटे 100। तो ये हो जाएगा 2 0 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 ओम। R1 की वैल्यू 400 ओम, और R2 की भी सेम वैल्यू आएगी 400 ओम।
तो हमारा करंट की वैल्यू आएगी I = V/R। V हमारा 200 है, R हमारा 800 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/8। I की वैल्यू आ गई 2/8। तो हम टोटल पावर निकालेंगे। P = I²R। 2/8 गुणे 2/8, R की वैल्यू आई हमारी 800। तो 2/8 2/8, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 यहाँ और यहाँ हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 50 वाट। 50 वाट इसका आंसर आएगा। दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।